हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, क्या हो अगर आप अपनी कार में अपने डैड के साथ फंस जाते हैं और वहां से निकल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ऐसे हालातों में आप क्या करेंगे? तो दिल को थाम लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सीन हैं जो आपकी नींद उड़ा सकते हैं। जंगल के बीच हम एक कार को देखते हैं जो बर्फ से ढकी हुई है, और चौंकाने वाली बात यह है कि उसके अंदर एक लड़की फंसी है। वो बहुत ही ज्यादा जख्मी है, लेकिन कोई आसपास उसे बचाने वाला नहीं है। तो सीन शिफ्ट होता है क्लारा पे, जो कि एक इंडिपेंडेंट लड़की है। अपने डैड से दूर अपने बॉयफ्रेंड के साथ शहर में रहती है। उसकी एक अच्छी जॉब है और वो माँ भी बनने वाली है, लेकिन ये बात वो अपने डैड को बताने में घबरा रही है, क्योंकि उसको डैड चाहते हैं कि वो जल्दी से शादी कर ले। लेकिन उसने अभी तक ये नहीं किया, पर आज उसने फैसला कर लिया है कि वो उन्हें सच बता देगी। यहाँ हम एक और चीज नोटिस करते हैं कि उसके डैड, जिनका नाम मैक्सवेल है, वो जंगल के बीच में एक केबिन में रहते हैं। सालों पहले तक उसकी माँ भी यही रहती थी, लेकिन उनके जाने के बाद क्लारा ने भी ये घर छोड़ दिया। कहानी क्लारा पर आती है और उसने कार में पेट्रोल डलवा लिया है और अब बस वो पहुंचने वाली है। लेकिन बीच में हम रेडियो पर भारी तूफान आने की खबर सुनते हैं, पर क्लारा इस न्यूज में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं थी, इसलिए वो रेडियो को ही बंद कर देती है। अब कार की आवाज सुन के मैक्स बाहर आता है और अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है। अब वो फौरन उसे गले से लगा लेता, लेकिन जब उसकी नजर बेबी बम पर पड़ती है तो वो कुछ खास खुश नहीं था। पर वो इस बारे में क्लारा से अभी कुछ नहीं कहता। दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ पर मैक्स अपने बारे में क्लारा को बताना शुरू करता है कि कैसे वो यहाँ पे रहकर गुजारा करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही है। वो जानवरों का शिकार करते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। इसके बाद वो ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, जो कि क्लारा को शुरू से ही पसंद नहीं था, इसलिए वो उन्हें पीने से मना करती है। इसके बाद वो उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछना शुरू करते हैं और उसके जॉब के बारे में भी। अब सब कुछ खत्म होने के बाद आखिर में मैक्स उसके बच्चे के बारे में पूछते हैं, लेकिन बहुत ही रूड वे में, जिससे क्लारा को पता चल जाता है कि उसके डैड को उसका इस हालात में यहाँ पर आना पसंद नहीं है। इसलिए वो ऊपर जाती है और अपने सामान को पैक करना शुरू करती है। लेकिन तभी उसे वहाँ एक एल्बम मिलती है जो कि उसके बचपन की थी, जिसमें उसकी मॉम की भी कुछ तस्वीरें थी और उन तस्वीरों में वो प्रेग्नेंट थी, जिसे देखकर क्लारा रोने लगती है, क्योंकि आज वो भी उसी हालत में है और अगर आज उसकी मॉम जिंदा होती तो वो इसके हालात को समझ सकती। तभी वहां पर उसके डैड भी आ जाते हैं और उन दोनों के बीच में मॉम के बारे में बातें होना शुरू हो जाती है। फिर दोनों इमोशनल हो जाते हैं और यहाँ उसके डैड को भी समझ आ जाता है कि क्लारा से उसे ऐसी बात नहीं करना चाहिए था। अब वो उसके बच्चे को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन उनका भी मन है कि उनको बेटा पैदा हो, जो कि उनके साथ यहाँ पर रहने आए उन्हीं की तरह बने। नेक्स्ट डे सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि वो फिशिंग करने के लिए जाएंगे। पर डैड क्लारा के फोन को घर पर ही रखने को कहते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि वो कुछ पल उसके साथ आराम से गुजारे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। जिसके बाद बाप और बेटी निकल जाते हैं बात करते हुए। अब ये इतने मगन हो जाते हैं बात करने में कि उन्हें आगे आ रही खाई दिखाई नहीं देती। मैक्सवेल बहुत कोशिश करता है कि वो कार को संभाल ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और वो उनकी कार दोनों जाकर खाई में गिरती है, जिसमें अनगिनत पेड़ थे और कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। अब अगले पल जब दोनों की आंख खुलती है तो वो अपने आसपास का माहौल देखते हैं, हैरान रह जाते हैं। सामने विंडशील्ड टूट चुकी थी, जिसकी वजह से उनकी पूरी कार एक पेड़ में घुस गई थी, जो कि उन दोनों के बीच की दरार पैदा कर और एक टहनी क्लारा के कंधे में घुस चुकी थी, जिससे उसे काफी पेन होता है। अब वो उसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक पेड़ बहुत ही भारी था और ऊपर से वहां उसके पास हिलने की भी जगह नहीं थी। अगर वो जरा से भी हिली तो पूरी कार अनबैलेंस हो जाएगी और नीचे जाकर खाई में गिरेगी। मैक्स उसे शांत रहने को कहता है, क्योंकि अगर वो ज्यादा पैनिक हुई तो काम बिगड़ सकता है। वो सबसे पहले तो अपनी सीट बेल्ट चेक करते हैं, अगर वो खुली हो तो वो कम से कम थोड़ा सा हिल सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो बहुत ही टाइटली बंधी हुई थी। मैक्स कहता है कि हमें एक साथ ही लकड़ी को हटाना पड़ेगा, जिसके लिए दोनों ही कोशिश करते हैं, लेकिन ये भी कुछ काम नहीं आता। अब इन्हें जैसे भी करके शाम होने से पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि सबसे पहली परेशानी है ठंड, जो कि यहाँ बहुत पड़ने वाली है, और दूसरा है वुल्फ की, जो कि इनके पास ही भटक रहे हैं, और तीसरा आपको पता ही होगा आने वाला बहुत ही बड़ा भयंकर तूफान, जिसके बारे में न्यूज में बताया जा रहा था। इसके बाद डैड की नजर पड़ती है सीट के पास पड़े एक चाकू पर, जिससे वो सीट बेल्ट को काट देते हैं। लेकिन जब क्लारा उसे उठाने के लिए झुकती है तो वो चाकू सीट के नीचे चला जाता है, यानी कि यहाँ इनकी एक और उम्मीद टूट गई थी। तभी क्लारा को कार में रेयर फंक्शन के बारे में पता चलता है, जिसमें उसमें एक इनबिल्ट लाइटर होता है, जिससे कि वो कार को ऑन करती है और उसे यूज करती है। और सबसे पहले तो वो थोड़ा सा आगे आती है, देन कार को टर्न ऑन करके फिर वहां लगे डिवाइस से उस बेल्ट को काट देती है। अब उसकी बेल्ट तो खुल गई थी और इसी तरह से वो अपने डैड को भी फ्री कर देती है, लेकिन अब उन्हें सबसे पहले इस कार से बाहर निकलना पड़ेगा। तो मैक्स कहता है कि पहले मैं निकलता हूँ, क्योंकि तुम्हारे कंधे पर चोट लगी है। अगर तुमने ज्यादा तकलीफ खुद को दी तो बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैक्स डोर चेक करता है, पर वो भी जाम हो चुका था और अब उसके पास विंडो तोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो वो ग्लास को तोड़कर फाइनली बाहर आ जाता है और भागते हुए अपनी बेटी की तरफ जाता है, लेकिन उसकी साइड तो पूरी खाई
थी, लेकिन अब क्लारा को दूसरी साइड आना होगा और इसमें कार हिल सकती है और ऐसे में उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए वो उसे वहीं बैठे रहने को कहते हैं और समझाते हैं कि देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम यहाँ पर बैठे किसी की मदद का इंतजार करें या फिर मैं यहाँ से दूर जाकर किसी को अपने साथ लेकर आऊं। मैक्सवेल को ये बात अच्छे से पता थी कि रात होने पर उनके लिए मुसीबतें बढ़ जाएगी, इसलिए वो दूसरे ऑप्शन को चूज करते हैं। मैक्स अपनी बेटी को सलाह देते हुए कहते हैं कि यहीं पर बैठे रहना, लेकिन तभी क्लारा को वो दो वॉकी टॉकी मिलते हैं जो कार में पड़े थे। वो उन्हें मैक्स को दे देती है ताकि उनका कांटेक्ट बना रहे। अब वो वॉकी टॉकी पर मदद मांगते हैं लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था, इसलिए अब ना चाहते हुए भी उन्हें अपनी बेटी को छोड़कर जाना पड़ता है। वेल, जब तक उसके डैड नहीं आ जाते उसे खुद की और अपने बच्चे की दोनों की जान संभालनी है। अब डैड के जाने के बाद क्लारा को खुद को सबसे पहले ठंड से बचना होगा और इसलिए वो कार के हीटर को ऑन करती है, जिससे उसे थोड़ी राहत तो मिल जाती है। लेकिन यहाँ उसके दिमाग में अभी भी बस अपने डैड का ही ख्याल आ रहा था, इसलिए वो उन्हें वॉकी टॉकी पर बात करने की कोशिश करती है। तो वो उनसे कहते हैं कि तुम तभी मुझे कोई मैसेज या फिर कॉन्टैक्ट करना जब तुम्हें कोई दिक्कत हो या फिर इमरजेंसी हो। ऐसे बार बार वॉकी टॉकी यूज मत करो वरना उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी। और इसीलिए वो उसे बंद करके रख देती है और खुद का मूड ठीक करने के लिए कुछ गाने प्ले करने लगती है, जिससे कि उसे थोड़ा अच्छा फील होता है और कुछ घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं। लेकिन एक समय आता है जब उसे भूख लगना शुरू हो जाती है, इसलिए वो कार में कुछ खाने का सामान ढूंढती है, जहां उसे एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स के अंदर कुछ कीड़े थे जो कि मछली पकड़ने वाले थे और अब उसे यही खाना पड़ेगा। वो ज्यादा देर तक भूखी नहीं रह सकती। उसे अपने दिमाग में यह ख्याल रखना होगा कि उसके अंदर एक बच्चा भी है, जिसके लिए वो उन कीड़ों को खा लेती है, लेकिन उसे अपने गले से नीचे नहीं उतार पाती और वॉमिटिंग कर देती है। ये इतना आसान नहीं था क्योंकि इससे पहले उसने ऐसी कोई चीज एक्सपीरियंस नहीं करी थी। अब कुछ देर वो चैन की सांस तो लेती है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है अब दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे कि वो तेज तेज चीखती है। लेकिन तभी उसे एक भेड़िए की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद उसके मुंह से एक चीख भी नहीं निकलती। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि मैक्सवेल अभी भी चले जा रहा है और उसे अभी तक कोई ऐसी मदद नहीं मिली है जिसे लेकर वो क्लारा के पास जा सके। लेकिन उनके पैर अब जवाब दे चुके हैं, इसलिए वो फैसला करते हैं कि थोड़ी देर रुककर आराम करेंगे। लेकिन तभी उनकी नजर एक ग्रेव पर पड़ती है जो कि उनसे थोड़ी दूर पर ही थी। अब उसे देखकर मैक्स को समझ आता है कि अगर वो यहाँ पर रुका तो उधर उसकी बेटी की जान जा सकती, इसलिए उसे अभी भी बस चलते रहना है जब तक कोई मदद ना मिले। लेकिन उसे ये जल्दी करना होगा क्योंकि तूफान अब बस आने वाला है। दूसरी तरफ क्लारा ने जैसे तैसे आज की रात गुजार दी थी, इसी उम्मीद में कि शायद उसके डैड ने किसी को ढूंढ लिया होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ऊपर से अब तूफान शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ उसके साथ साथ अब क्लारा की दिक्कतें भी बढ़ती जा रही है। उसके पेट में अब दर्द होना शुरू हो चुका है, इसलिए वो अपने डैड को कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देते जो कि उसकी परेशानी और बढ़ा देती है। अब वो कुछ कड़े फैसले लेती है। वो सबसे पहले तो खुद के कंधे पर घुसी हुई लकड़ी को बाहर निकालती है, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है क्योंकि अब वो थोड़ा हिल डुल सकती थी। लेकिन तभी उसे कुछ और दिक्कतें आना शुरू हो जाती है जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। वो एक बार फिर अपने डैड को कनेक्ट करती है। इस बार हम मैक्सवेल को देखते हैं, लेकिन उसकी हालत अब बुरी हो चुकी थी। ठंड में उसका पूरा चेहरा जम चुका था, वो सही से चल नहीं पा रहा था और दूसरी चीज उसके मुंह से अब आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से उन दोनों के बीच में कुछ बात नहीं हो पाती। इधर क्लारा अब अपने जख्म के ऊपर टाके लगाती है, वो भी उसी फिश पकड़ने वाले वायर से, और ये करती हुए उसकी चीख निकल जाती है, जिस वजह से वहां पर भेड़िए भी आ जाते हैं। अब उन्हें वो हॉर्न बजाकर भगाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे वो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, उसके करीब आने लगते हैं। लेकिन तभी क्लारा एक पेपर को जलाती है और आग से उन्हें भगा देती है। अब उसे कार से बाहर निकलना था, लेकिन जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि नीचे पूरी खाई थी और उसी के चक्कर में एक टूटा हुआ शीशा उसके गले से लगने वाला होता है, लेकिन वो बच जाती है। वो एयर बैग से कुछ तरकीब निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी बेकार हो जाती है और यहाँ उसके जख्म में और ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। इसलिए वो चाकू को ढूंढती है जो कि उस सीट के नीचे गिरा था और उस चाकू को गर्म करके वो अपने जख्म पर लगा लेती है, जिससे थोड़ी देर के लिए उसे आराम मिल जाता है। धीरे धीरे अब तूफान बढ़ता जा रहा था, जिसकी ठंड अब क्लारा को महसूस हो रही थी, जिसके लिए वो कार के हीटर को ऑन करती है। पर अब वो भी खत्म होने वाला है क्योंकि कुछ ही देर में कार की बैटरी भी खत्म हो जाएगी। अब देखते ही देखते ठंड ने भी करवट बदल ली थी, जिसे संभाल पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन कहीं न कहीं क्लारा को भी समझ आ चुका था उसे ही कुछ करना होगा क्योंकि उसके डैड इस समय पर कहाँ है उसे कुछ पता नहीं है। वो अपने पास टहनियों को काटती है और पीछे जाने की कोशिश करती है क्योंकि उसकी डिलीवरी का समय आ चुका था, जिसके दर्द को संभाल पाना आसान नहीं है। इसलिए वो पीछे बैक सीट पर जाने की कोशिश करती है, जिसमें वो कामयाब भी होती है। लेकिन इसी चक्कर में उसके शरीर पर कई हिस्सों में लकड़ी के टुकड़े चुभ जाते हैं और इसी में उसका एक कान भी कट जाता है, जिसकी वजह से उसे और दर्द होना शुरू हो गया था। इसलिए वो सबसे पहले अपने बैग को खोलती है और इसमें जितनी भी पेन किलर होती है वो उसे खा लेती है ताकि कम से कम थोड़ा दर्द से राहत तो मिल सके। इसी पल हम देखते हैं कि वहां पर एक वोडका की बोतल पड़ी हुई थी जो मे भी आगे जाकर उसके काम आ सकती है। इस पूरी सिचुएशन में एक चीज नोटिस करने वाली थी कि अब क्लारा धीरे धीरे करके अपना संतुलन खोती जा रही है। वो असल में क्या कर रही है उसे खुद भी कुछ समझ
समझ नहीं आ रहा है। वो फौरन उस वोडका की बोतल को पीकर आधा कर देती है और फिर अपने डैड को कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं दे रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि क्लारा से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए वो खुद की डिलीवरी करनी होगी जिसमें उसे बहुत दर्द होता है। वो बीच बीच में वोडका की बोतल पीती है और फिर डिलीवरी करने लगती है। आखिर में वो अपने बच्चे को जन्म दे देती है, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके हाथ में उसकी बेटी थी। अब वो अपने डैड को कांटेक्ट करती है और बताती है कि मुझे बेटी हुई है। वो बहुत ही खुश थी, लेकिन वहीं हम मैक्स को देखते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, खुद की जान बचा नहीं पाए और वहीं गिरकर मारे गए। उस समय के बाद वो फिर से डैड को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और इस बारी वो उसे बात करने लग जाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके डैड अभी भी जिंदा है। ये देखकर आपको थोड़ा सा पता चल गया होगा कि इस समय पे क्लारा की मानसिक संतुलन कैसा होता जा रहा है। अगले पल ही उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी बेटी मर चुकी है। उसे सांस देने की कोशिश करती है, हर वो चीज करती है जिससे कि वो उसे जगा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि मरे हुए लोग वापस नहीं आते। इस चीज का असर उसके दिमाग पर बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से उसे ऐसा लगने लगता है कि उसके डैड अब कुछ ही दूरी पर है और वो किसी भी समय आ सकते हैं जिसके लिए उसे जिंदा रहना होगा। तो वो कुछ खाने के लिए ढूंढने लगती है और ऐसे में मिल जाती है उसकी बेटी, जिसे वो न्यूट्रिशन चॉकलेट समझकर खाने लगती है। और उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था क्योंकि अब वो पूरी तरह से हिल चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि उसके डैड आ चुके हैं, लेकिन वहां असल में एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था जिसे देखने के लिए वो खिड़की से बाहर निकलती है और तभी एक शार्प बर्फ का टुकड़ा सीधा उसकी आंखों में घुस जाता है और उसी पल उसकी मौत हो जाती है। यानी कि यहाँ उसका भी अंत हो गया था। अभी तक सबको यही लग रहा था कि कम से कम क्लारा तो बच जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि यही था कहानी का असली ट्विस्ट। वेल, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।